Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter magnetic effects of electric current, that is force on a moving charge in a magnetic field. मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट करता है वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फोर्स को कैलकुलेट किया था, इस चीज़ की स्टडी किया था लोरेंज ने, तो इसलिए इस फोर्स को हम लोरेंज फोर्स भी कह सकते हैं। दिस इज नोन एज लोरेंज फोर्स, ठीक है। तो इसको बाय एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ड्राइव किया था। तो इसमें जस्ट हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करेंगे और उसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम यहाँ पे किसी भी मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है वो कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है। जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के या इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सुनो, जस्ट सपोज कि हमने यहां पे एक चार्ज Q को प्लेस किया है, रेस्ट में रखा है। इनिशियली इसको हमने यहां पे रेस्ट में रखा है। जब ये रेस्ट में रखा होगा तो इस कंडीशन में इस चार्ज पे नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। कितना फोर्स होगा, जीरो फोर्स होगा। मतलब इस यहाँ पे इसके अराउंड स्पेस में कहीं पे भी अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, तो इसलिए इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व करा कि यहाँ से इस चार्ज को थोड़ा सा वेलोसिटी दे देते हैं। क्या करते हैं, इस चार्ज को यहाँ से थोड़ा सा वेलोसिटी दे देते हैं, इसको फेंक देते हैं यहाँ से, इस तरीके से इसको थ्रो करते हैं। जब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो करेंगे तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे इसको थ्रो करते हैं, जैसे इसको वेलोसिटी देते हैं v, ठीक, तो जब इसको हम थ्रो करेंगे तो इसको कहां जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। लेकिन ये सीधे ना जाके ये क्या होता है, अपने पाथ से डाइवर्ट होता है। वो सीधे ना जाके क्या होता है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। तो यहां पे इस चार्ज पार्टिकल का अपने पाथ से डेविएशन ये शो करता है कि इस चार्ज पार्टिकल पे, जिस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट करता है। वो फोर्स किसने लगाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो था नहीं, क्योंकि इसके अराउंड कहीं भी चार्ज, दूसरा चार्ज, इसके अलावा कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे है नहीं। जब कोई दूसरा अनदर चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि जब इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो इस करंट की वजह से इसके अराउंड में क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। किस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, जस्ट लाइक दिस। इस वे में यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, B है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाया जब इस चार्ज पार्टिकल को हमने मूव किया। तो इसलिए इस चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। अच्छा, अब मैग्नेटिक फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी को, इसमें अलग अलग डाटा लेते हैं, अलग अलग चीजें इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज in an external magnetic field, external magnetic field depends on, किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो उसके लिए हमने ऑब्जर्व किया, पहले इस चार्ज पार्टिकल हमने स्मॉल वेलोसिटी से फेंका, मतलब स्मॉल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया हमने यहाँ से। लेट अस सपोज इसको हमने सबसे पहले 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया। अज्यूम करते हैं इसका पाथ ये हो गया। अब इसकी वेलोसिटी को हमने सेकंड टाइम में क्या करा, इंक्रीज किया। अब जैसे हमने सेकेंड टाइम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में
ये ज़्यादा डेविएट होगा। अब इसकी वेलोसिटी को हम अगेन चेंज कर दें 3 मीटर पर सेकेंड। जैसे वेलोसिटी को और फास्ट फेंकेंगे तो ये अपने पाथ से और ज़्यादा डेविएट हो जाएगा। तो इसका पाथ से ज़्यादा डेविएशन ये शो कर रहा है कि इस पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा एक्ट कर रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है। जब इस पार्टिकल पे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वो फोर्स डिपेंड कर रहा है इसकी वेलोसिटी को। जब वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मीन्स फोर्स इंक्रीज हो रहा है। जब वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू V। ये जो है V के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, दूसरी चीज हमने ऑब्जर्व करा यहाँ पे, अब सेकेंड टाइम में हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया। जब वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, अब चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज कर रहे हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे पहले हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज लिया, फिर उसको थ्रो किया, तो लेट अस सपोज वो फर्स्ट पाथ पे मूव किया। फिर हमने चार्ज के अमाउंट को इंक्रीज किया, 2 कूलम चार्ज कर दिया। तो अब ये जब 2 कूलम चार्ज हमने करे, सेम वेलोसिटी पे फेंक रहे हैं, वेलोसिटी हमारा सेम है मान लेते हैं सेकंड केस में, तो इस केस में ये चार्ज पार्टिकल अब सेकंड पाथ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो ज्यादा डेविएट होगा वायर की तरफ। तीसरी, जब हमने इसमें 3 कूलम ऑफ चार्ज लिया, जब 3 कूलम ऑफ चार्ज को मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमने ऑब्जर्व किया ये ज्यादा अपने पाथ से क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है, ये थर्ड पाथ को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ज्यादा डेविएशन ये शो कर रहा है कि यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स अगर Q को इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे फोर्स भी हमारे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड केस में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन दिस पार्टिकल। तो फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब Q को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। Q को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या करा? हमने करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया। अब यहां पे V एंड Q को हमने फिक्स्ड कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया। अब हमने क्या करा कि इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा था, इस करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट अस सपोज 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया, तो ये फर्स्ट पाथ को फॉलो कर रहा था, अज्यूम करते हैं। फिर हमने सेकेंड एम्पियर का करंट फ्लो किया, इसके बाद फिर हमने इसको थ्रो किया यहां से। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज पार्टिकल अब सेकेंड पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब डेविएट हो रहा है, अपने पाथ से क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है। फिर हमने 3 एम्पियर का करंट फ्लो किया, जैसे हमने 3 एम्पियर का करंट फ्लो किया वो और ज्यादा डेविएट हो गया और वो पाथ थर्ड को फॉलो कर रहा था। तो इसका मतलब है कि करंट को अगर इंक्रीज करते हैं तो करंट को इंक्रीज करने से फोर्स हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया? करंट को इंक्रीज करने में फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है, जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, बिकॉज V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो करंट को इंक्रीज करने पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब थर्ड फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। इट मींस फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स हमारे क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, सॉरी फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया। हमने सब कुछ कांस्टेंट कर दिया, V कांस्टेंट कर दिया, Q कांस्टेंट कर दिया और V भी कांस्टेंट कर दिया, सारी चीजें कांस्टेंट है। अब हमने क्या करा? इस चार्ज पार्टिकल को अलग अलग एंगल पे हमने इसको थ्रो किया। एक बार हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थ्रो किया, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था और यहां से चार्ज को हमने इस डायरेक्शन में थ्रो किया है, 0 डिग्री एंगल पे थ्रो किया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये अपने पाथ से डेविएट नहीं हुआ, ये सीधे चला गया। कहां चला गया? सीधे चला गया। मतलब एंगल जब 0 था, थीटा इज इक्वल टू जब 0 था तो फोर्स जो है वो कितना हो गया? 0। फोर्स इसमें एक्ट हुआ ही नहीं। हमने सेकेंड केस में क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, हमने फोर्स को चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव किया और हमने यहां पे ऑब्जर्व किया कि इस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल अब स्ट्रेट ना जाके वो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर गया, मतलब वो अपने पाथ से मैक्सिमम डेविएट हुआ। इसका मतलब है कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 था तो फोर्स जो है इस पे मैक्सिमम एक्ट कर रहा था, इससे ज्यादा फोर्स और किसी कंडीशन में एक्ट
नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो थीटा के साथ में भी वेरी कर रहा था। 0 डिग्री पे फोर्स 0, 90 डिग्री पे फोर्स मैक्सिमम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम देखते हैं तो साइन 0 का जो वैल्यू है वो कितना होता है 0, एंड साइन 90 का जो वैल्यू है वो हमारा कितना होता है 1 होता है, मैक्सिमम होता है। तो इट मीन्स जो हम फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे वो फोर्स एंगल पे भी डिपेंड करता है। वो एंगल किसके बीच में है? वो एंगल है एंगल बिटवीन बी एंड वी, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है उस एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, और किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? वो साइन थीटा के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो इट मीन्स द फोर्स F is proportional to sin theta where theta is angle between magnetic field B and velocity of charge V। चलिए, तो ये 4 फैक्टर हमने ऑब्जर्व करा किससे? एक्सपेरिमेंट से, कि V is proportional, F is proportional to V, F is proportional to V, F is proportional to Q and F is proportional to sin theta। ठीक है ना? जब इन सारे लॉस को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। इन सारे लॉस को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे फ्रॉम ऑल इक्वेशन। इन सारे इक्वेशन को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q V B sin थीटा। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा K Q V B sin थीटा। बाय एक्सपेरिमेंट एंड इन SI यूनिट, मतलब K का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो SI यूनिट पे डिपेंड करेगा। तो बाय इन SI यूनिट K का जो वैल्यू लिया गया है वो हमने 1 कंसीडर किया है। तो K इज इक्वल टू कितना जाएगा? 1। देन फोर्स F इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। तो ये हो जाए हमारा फोर्स के लिए फॉर्मूला। जब कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है किसी थीटा एंगल पे, तो उस कंडीशन में उसमें जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला जाएगा Q V B sin थीटा। क्लियर? सुनो, यहां पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म, देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पे साइन थीटा आ रहा है इसमें। तो यहां पे जो साइन थीटा है वो एंगल है V एंड B के बीच में। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? आपका साइन थीटा आता है। तो यहां पे फोर्स जो हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में V क्रॉस B हो जाएगा, क्योंकि V क्रॉस B इज इक्वल टू जा V B साइन थीटा। तो यहां पे V B साइन थीटा की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? A क्रॉस B। जैसे A B साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B की जगह A B साइन थीटा लिखते हैं, या A B साइन थीटा की जगह हम A क्रॉस B भी लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे V क्रॉस B साइन थीटा की जगह हम यूज करेंगे V क्रॉस B, एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब यहां पे डायरेक्शन, सबसे पहले कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन की बात करते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट केस फर्स्ट, दैट इज लेट अस सपोज इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 डिग्री है देन साइन 0 इज इक्वल टू 0। इफ साइन 0 इज इक्वल टू 0 देन फोर्स F इज इक्वल टू 0। इट मीन्स when a charged particle moving along the direction of magnetic field, then it experience a zero force। मतलब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इस केस में इसका फोर्स जो है वो कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कभी भी उसके डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है उस पर कभी भी फोर्स नहीं लगाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फोर्स कितना जाएगा?
0। केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 डिग्री हो, देन साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 91 है, देन फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू वी बी, क्या जाएगा क्यू बी वी न्यूटन। तो इस कंडीशन में फोर्स जो होगा ये मैक्सिमम फोर्स होगा, दिस इज मैक्सिमम फोर्स, दिस इज मैक्सिमम फोर्स। मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का है तो उस कंडीशन में फोर्स जो है मैक्सिमम लगेगा और मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी, क्यू वी पी। ठीक है, ये दो केसेस हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। सुनो, इफ वेलोसिटी जीरो, थर्ड केस, अगर वेलोसिटी जीरो है, क्या है, वेलोसिटी अगर जीरो होगा, देन केस थर्ड, इफ v इज इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी हमारा कितना है, जीरो, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रेस्ट में है, किसमें है, चार्ज अगर रेस्ट में है, देन फोर्स जो है उस पर जीरो एक्ट करेगा। मतलब इसका मीन्स ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी रेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई नहीं करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेस्ट चार्ज पे भी लगता है और मूविंग चार्ज पे भी लगता है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मूविंग चार्ज पे एक्ट करता है, कभी भी रेस्ट चार्ज पे नहीं लगता है। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम कूलम के लॉ से हमने कैलकुलेट किया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा मूविंग चार्ज पे भी लगता है और आपका स्टैटिक चार्ज पे भी लगता है, दोनों चार्ज पे लगता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स केवल मूविंग चार्ज पे लगेगा, स्टैटिक चार्ज पे जीरो होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज पे कभी भी फोर्स एक्ट नहीं करता है, कभी भी उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाता है। ठीक हो गया, क्लियर है। चलो, ये 3 केसेस है, स्पेशल केसेस है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो कैलकुलेट करना या उसको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लॉ यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट लॉ यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये लॉ आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद है तो इस लॉज में हम क्या करते हैं कि हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर को क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलाइंस करते हैं इस तरीके से। अगर इसमें हमारा जो फोरफिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, थंब जो है, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, मिडिल फिंगर जो है ये आपके चार्ज के मोशन को रिप्रेजेंट करे, पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी को अगर ये रिप्रेजेंट करे, तो उस कंडीशन में जो आपका थंब है, ये थंब उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखते हैं, FBI मीन्स चार्ज का मोशन या करंट, ठीक है। सो नाउ लेट अस सपोज यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जस्ट लाइक दिस, परपेंडिकुलर इनवर्ट द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। वन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग along this direction with velocity v, then the direction of force on this charge particle will be, क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे सिंपली हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को या लेफ्ट हैंड के थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलाइंस करते इस तरीके से कि तीनों एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर पे हो। अब यहां पे इस लॉ को अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो ये हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में
मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। देन थंब इंडिकेट द फोर्स ऑफ डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ लगेगा यहाँ पे, अपवर्ड लगेगा, मतलब यहाँ पे अब ये इस डायरेक्शन में जाके तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, तो फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा, ऊपर, कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक हो गया, सुनाओ। देखो ये हमारा जो मिडिल फिंगर है इसको हमने कंसीडर किया है पॉजिटिव चार्ज के मोशन को, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करे या करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके डायरेक्शन को हमने कंसीडर किया है इसको। ठीक है, अगेन लेट अस सपोज वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड द प्लेन, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। लेट अस सपोज वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along this direction with velocity v, this is a electron। तो ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या किस डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्ट करेगा, डायरेक्शन बताना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में मूव होता है वो डायरेक्शन जो है हमारा करंट का होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा। तो इसको हम या तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे या करंट के डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। यहाँ पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके अलग अलग कंडीशन में फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट या फोर्स के डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हो गया। सुनो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज क्या है, इसका यूज है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसके अलावा एक रूल और यूज करते हैं हम, दैट इज पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। इसको इरेज कर देता हूं। सेकेंड रूल है फोर्स को निकालने का, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। देखिए राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल्स में इसके अकॉर्डिंग इसका लॉ ये है कि अगर हम क्या करते हैं अपने राइट हैंड को इस तरीके से यूज करते हैं कि जो फिंगर है, ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, मतलब इसको इस तरीके से अलाइंस करे फिंगर्स को जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। ठीक ना, थंब जो है चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को बताएं। चार्ज पार्टिकल मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को अगर ये बताता है, देन हम पाम से जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, या इस वॉल पे फोर्स लगाना तो इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। तो ये जो पाम के थ्रू हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे वो डायरेक्शन होगा आपका फोर्स का। ठीक ना, या हम कह सकते हैं जो हमारा पाम होगा इस पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब इस पाम से, इस हथेली से हम जिस चीज को धक्का देंगे तो धक्का देने की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वही हमारे क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, लेट अस सपोज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे इसको निकालते हैं राइट हैंड पाम रूल से। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल्स फिंगर्स को हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ
मोशन, चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर, तो थंब को कहां ले जाएंगे, ऊपर। अब इसको हम धक्का मारेंगे, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो पुश का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इस प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो नाउ नेक्स्ट लेट अस सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, invert the plane, a charge particle is moving along this direction, q charge is moving along this direction, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो नाउ राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। देखिए थंब जो है वो इंडिकेट करेगा मोशन के डायरेक्शन को, मोशन कहां हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया मोशन का डायरेक्शन। तो इस पार्टिकल पे अगर हम पुश करेंगे, इसको कहां पुश करेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे इसको, तो इट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स होगा, दैट इज 90 डिग्री पे होगा ये हमेशा। तो फोर्स हमेशा वेलोसिटी से या मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उसके 90 डिग्री का एंगल बनाता है उस चीज से, ठीक है। तो ये दो रूल यूज करते हैं हम फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप अलग अलग कंडीशन में यूज करना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट इज लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट इज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बेसिकली एक साइंटिस्ट का नेम है, तो उन्हीं के नेम पे फोर्स दिया गया है लॉरेंज फोर्स, क्योंकि सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स को, मतलब एक चार्ज पार्टिकल जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसको सबसे पहले या उसकी सबसे पहले स्टडी जो है लॉरेंज ने किया था, ठीक है, इसलिए इसको हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स कहाँ एक्ट करता है, व्हेनेवर अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड are exist in a same space. Let us suppose this is a magnetic field. यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रखा है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी भी स्पेस में या किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता है और यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी चल जाएगा, यूनिफॉर्म होगा तो भी चल जाएगा, दोनों केसेस में चल जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सुनो, अगर किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करता है और इस स्पेस में या इस रीजन में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू, अगर इसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं विद v वेलोसिटी, लेट अस सपोज ये हमारा v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है तो इस सिचुएशन में इस चार्ज पार्टिकल पे ये मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज Fm मैग्नेटिक फोर्स, एंड इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यहाँ पे दोनों फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा और स्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, उसे नेट फोर्स को हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ magnetic force and electrostatic force which is act on a charge particle. तो सिंपल सा है, the total force experienced by a charge particle in a magnetic field and electric field as well as electric field is known as Lorentz force. तो total force experienced by
by a moving charge particle total force experienced by a moving charge particle in a magnetic and electric field. Electric field is known as Lorentz force. Is known as Lorentz force. So now let us suppose यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इस पे एक चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव करता है, देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज that is Fm vector. Fm vector is equal to Q V cross B. Q V cross B. अभी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज that is Fe is equal to Q into E. So total force F is equal to F is equal to Fm plus Fe. Fm plus Fe. So now Fm Q V cross B plus E Fe is equal to QE. अगर यहां से Q कॉमन आ जाएगा तो Q कॉमन ले लेंगे तो V क्रॉस B प्लस E. दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है, और जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आपका लॉरेंज फोर्स का है. दिस इज नोन एज लॉरेंज फोर्स. क्लियर? तो ये जो हमारा लॉरेंज फोर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीजें आपको, कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखना है. देखिए, अगर कोई भी मूविंग चार्ज है, ये तो हो गया आपका लॉरेंज फोर्स का डेरिवेशन. कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, की पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट, और रेस्ट चार्ज कैन जनरेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर कोई भी रेस्ट चार्ज है, ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है. एंड सेकेंड, अ मूविंग चार्ज इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर कोई भी चार्ज मोशन के स्टेट में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है. मतलब दोनों तरीके के फील्ड को जनरेट करता है एक मूविंग चार्ज. लेकिन एक रेस्ट चार्ज जो है वो केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है. ठीक ना? सेकेंड पॉइंट, और रेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब एक रेस्ट चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन एक मूविंग चार्ज, मैं डिटेल कर दे रहा हूं, मतलब एक मूविंग जो चार्ज है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. ठीक है? तो अगर कहीं पे भी मूविंग चार्ज है या कहीं एक चार्ज मूव कर रहा है और उस स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो मूविंग चार्ज वो दोनों फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है? अगर कोई भी मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो उस कंडीशन में उस पर फोर्स 0 होगा. अब अगर कोई चार्ज
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उस कंडीशन में उसमें फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखने, क्योंकि ये आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड उससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस होंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।